सपने देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सपने देखना आसान भी नहीं होता। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रही जो हम सोते वक्त देखते हैं रात को और अगले दिन सुबह फिर उठ जाते हैं। ना सपना याद रहता है और ना वो रात। लेकिन अगर दिन में और खुली आंखों से देखे गए सपने हों तो वो सपने आपको अंदर से झिंझोड़ते रहते हैं। जब तक सपने पूरे ना किए जाएं तब तक चैन की नींद भी नहीं आती। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। टॉपर्स टॉक की श्रृंखला में BBMKU की एक और PG टॉपर ऋचा गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी की टॉपर। फिलॉसफी की बातें भी होंगी और साथ ही साथ हम जानेंगे आज सफलता का क्या है राज। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसा फील हुआ जब पता चला कि आपने टॉप किया है? मुझे एक्सपेक्टेड था, बट वो हमेशा एक सरप्राइज़ एलिमेंट होता है जब आप टॉप करते हो तो। और मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला तो आई वॉज़ रियली हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने घर पे बताया तो घर वालों के रिएक्शन से भी मुझे खुशी हुई। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा कि जब फाइनली हम अपनी पढ़ाई एंड कर रहे तो अच्छे नोट पर एंड कर रहे, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, तो पापा ने क्या कहा? क्योंकि बेटियां लाडली होती है ना पापा की। हाँ, तो पापा को थोड़ा लेट से बताया था मैंने, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे। पर उन्हें हमेशा से मेरे रिजल्ट्स की एक्साइटमेंट रही है। मैं हर पेपर के बाद आकर उन्हें बताती थी कि हाँ ऐसा गया पेपर। वो पूछते थे तुमने कितने क्वेश्चंस करे, तुमने क्या लिखा, अच्छे से लिखा। और वो बहुत एक्साइटेड थे रिज़ल्ट्स को लेकर के। तो जब उन्हें पता चला तो वो बहुत खुश हुए। हालांकि पापा ज़्यादा बोलते नहीं हैं जी, बट उन्होंने कंग्रेचुलेट करा और उन्हें खुशी हुई। उन्होंने बोला आगे भी और अच्छा करो। जी। कैसे पता चला था यहाँ से आपको? मतलब डिपार्टमेंट से कॉल गई थी या मतलब कहीं और से? आपने वैसे फ्रेंड आपने जिक्र किया, लेकिन फ्रेंड ने क्या आपको ये भी बताया था कि आपने टॉप किया? क्योंकि मेरिट लिस्ट बाद में डिक्लेयर हुई थी। हाँ, तो डिपार्टमेंट से मुझे बाद में कॉल आया था। पहले मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल कर दिया था, तो उन्होंने बताया कि हमने सबके रिजल्ट्स चेक करे, तुम्हारा सबसे हाईएस्ट है। तो वो बहुत श्योर थे। मैं फिर भी स्केप्टिकल थी बट वो श्योर थे। तो उन्होंने पर मैं फिर भी मैंने वेट करा यूनिवर्सिटी जब डिक्लेयर करती है। फिर जब मैंने लिस्ट देखा तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ मैंने टॉप कर लिया है। ओके, अच्छा। तो मतलब जैसे ये मैंने बहुत सारे टॉपर्स का सुना कि वो पहले से थे, मतलब वो कैलकुलेटेड रिस्क था उनके साथ कि मतलब ओके मैं अगर पहले लीड में हूँ, कुछ नंबर मेरे ज़्यादा हैं, जो सेकेंड टॉपर जो है उसको उतना नहीं आ सकता नेक्स्ट में। हाँ। तो उस तरीके की सिचुएशन आपके साथ भी थी? हाँ, मतलब थर्ड सेमेस्टर तक मुझे पता था कि मेरे हाईएस्ट है। अगर मैं फोर्थ में कोई बहुत मेजर मिस्टेक नहीं करती हूँ तो मैं टॉप कर सकती हूँ। तो आई वॉज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। बट हमेशा वो एक डर होता है जब रिज़ल्ट आ रहा होता है। तो मैं भी थोड़ी डरी हुई थी कि क्या पता कुछ अलग हो जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। बट फिर रिज़ल्ट्स आए तो वो मेरे फेवर में थे। अच्छा, मैंने सुना है बहुतों को कि अगर वो टॉप करते हैं, बड़ी अचीवमेंट होती है, तो उस रात को नींद नहीं आती है। पता नहीं, एक्साइटमेंट हार्मोन्स शायद सर्ज पे होते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ, मैं नर्वस थी बट एक नर्वस और एक्साइटमेंट मिक्स था, क्योंकि हमारे साथ होता है ना कि नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है कि हाँ सारे डिपार्टमेंट के बच्चों के आते हैं कि उन्होंने कितना स्कोर करा कौन से डिपार्टमेंट में। तो मैं वैसे थी कि मैं वेट कर रही थी कि सच में ये हुआ है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ एक्चुअली मैंने ये कर लिया है। तो फिर जब फिर नेक्स्ट तो मैं एक्साइटेड तो थी एंड हाँ नींद तो नहीं आ रही थी। ओके, एक बात और, मतलब हम जानना चाहते हैं, साथ ही साथ दर्शक भी आपको जानना चाहते हैं कि ऋचा जो है उसका जीवन कैसा है, कहाँ से पढ़ाई की उसने और कैसी लड़की है ऋचा? तो मैं लोकल हूँ, मैं स्टील गेट में रहती हूँ और मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन हुई है वो भारतीय विद्या मंदिर कोयला नगर से हुई है। मैं जैक बोर्ड की स्टूडेंट थी। तो मैं बचपन से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। टीचर्स को बहुत बिलीव रहा है मेरे पे। मुझे लगता है मुझे जितना खुद पे विश्वास नहीं रहा उतना मुझे टीचर्स ने मोटिवेट किया है, इनकरेज किया है। तो उसके बाद फिर मैंने 10th करा और मुझे हमेशा से ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट था। तो मैं इधर ही, मैं अच्छी स्टूडेंट थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं कि आप साइंस की तरफ जाओ, आप अच्छे स्टूडेंट हो। बट मुझे था कि नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज़ करनी है। मैंने लिया 11th 12th मैंने साइंस से करी, PK रॉय से। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में ही इंटरेस्ट है और मैं उसमें ही कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने स्विच कर लिया 12th के बाद। फिर मैंने UG करी PK रॉय से और PG के लिए मैं यहाँ आ गई। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस में। हाँ। अगर बात करें, फिलॉसफी ही क्यों?
फ़िलासफ़ी मुझे ना ऐसे नए सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी जो जिसमें आप कुछ अलग पढ़ते हो, क्योंकि जो बेसिक्स होती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो तो हमने स्कूल्स में भी पढ़ी है। तो और मेन जो रीज़न था वो ये था कि उस टाइम पे मैं कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था कि मुझे कॉम्पिटिटिव के लिए इनफ टाइम मिले। बट फिर क्या हुआ कि जब मैं अच्छा परफॉर्म करने लग गई तो टीचर्स को लगा कि मुझ में पोटेंशियल है। उस टाइम पे विनोद सर होते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है तो तुम एक बार नेट के लिए ट्राई करो। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नेट कैसे होता है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने इस सब्जेक्ट में और ज़्यादा ध्यान दिया और मेहनत करी। ओके, तो ऋचा जो है वो शुरुआत से टॉपर रही या यहाँ पे टॉप किया? नहीं, मैं स्कूल्स में टॉप किया करती थी और स्कूल्स में किया मैंने। फिर 11th-12th में चूँकि साइंस था तो मैंने फिर वो पोटेंशियल लूज़ कर दिया था। बट वापस जब मैं ह्यूमैनिटीज़ में आई तो मेरे मार्क्स अच्छे हो गए और मुझे क्योंकि जेन्युइन इंटरेस्ट था तो फिर मैंने अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अच्छा, मम्मी पापा जो हैं वो क्या करते हैं और परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? हमारा बिज़नेस है, पापा बिज़नेसमैन है, मम्मा हाउसवाइफ़ है। तो और मेरे अलावा क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो मेरा एक छोटा भाई है और मेरा जो चाचा का बेटा है वो काफ़ी छोटा है मुझसे। तो हम साथ में रहते हैं और मेरा भाई जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। ओके, तो मतलब अब चाचा का जो बेटा है वो आपने बताया छोटा है। हाँ। किस क्लास में है फिलहाल? वो अभी 7th में है। 7th में। तो आपको देखकर तो इंस्पायर्ड हुआ होगा? हाँ, डेफ़िनेटली हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, हम कॉम्पीट करते हैं, अभी भी कॉम्पीट करते हैं कि किसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक कॉम्पिटिटिवनेस है घर पे। हेल्दी कंपटीशन जो। हाँ, हेल्दी कॉम्पिटिशन है। ओके, तो ऋचा एक बात बताइएगा, फिलॉसफी आपने पढ़ा, लोग कहते हैं कि अच्छा फिलॉसफी झाड़नी शुरू कर दी तुमने मजाक मजाक में लोग कहा करते हैं। तो कभी फिलॉसफी को पढ़ के मतलब जो आम धारणा है कि थोड़ी बोरिंग होगी, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि फ़िलासफ़ी बोरिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो फ़िलासफ़ी के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे रिलीजन पे फोकस करते हैं हम, रिलीजियस फ़िलासफ़ीज़ पे बात करते हैं, एथिक्स पे बात करते हैं, सोसाइटीज़ पे बात करते हैं, तो वो कॉमन इंटरेस्ट है। आप देखोगे कि मैक्सिमम लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता है। इट्स जस्ट कि वो उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं देखना चाह रहे हैं। बट अच्छी है, मुझे लगता है कि फ़िलासफ़ी इज़ अ गुड सब्जेक्ट। अभी तो यूपीएससी में भी फ़िलासफ़ी काफ़ी इमर्ज किया है एज अ ऑप्शनल पेपर, तो मुझे अच्छा लगता है फ़िलासफ़ी। ओके, एक बात और, कभी घंटे तय किए क्या कि मुझे पढ़ना है तो 5 घंटे ही पढ़ूंगी या रात को ही पढ़ूंगी या मॉर्निंग? बहुत सारे जो होते हैं नाइट ऑल कहते हैं, रात को जाग के जो पढ़ते हैं, या फिर मॉर्निंग वाले भी कुछ होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। क्या शेड्यूल रहा? मुझे सुबह उठ के पढ़ना बहुत पसंद है, बचपन से ही मेरा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं मैक्सिमम प्रोडक्टिव होती हूँ सुबह सुबह। तो मैं जो पढ़ाई है जितनी भी है वो मैं सुबह ही करती हूँ, एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी और इन जनरल भी मुझे कितने सुबह। बजे मॉर्निंग सुबह उठ जाती हैं आप? मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे उठ जाती हैं? हाँ, तो मैं मैक्सिमम पढ़ाई उस टाइम पे करती हूँ। बट ऐसा नहीं हो सकता आप सिर्फ सुबह पढ़ो और फिर बाकी टाइम आप ना पढ़ो। तो मैं सुबह ऐसा ट्राई करती हूँ कि मैं जो रिविज़न है, जो नए टॉपिक्स है वो मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ और जो बाकी होते हैं, जब हम बार बार रिवाइज़ कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को या कोई ईज़ी टॉपिक होता है, वो मैं बाद में करती हूँ। मैंने कभी स्लॉट डिसाइड नहीं करा टाइम का, मैं टॉपिक के हिसाब से टारगेट सेट करती हूँ कि मुझे इतने टाइम में ये टॉपिक ख़त्म कर देना है, और अगर वो टॉपिक ख़त्म हो गया देन इट्स गुड, और फिर नहीं तो फिर हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। ओके, सक्सेस में किन किन का योगदान रहा? बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। मुझे लगता है जितने भी लोगों ने मुझ पर बिलीव दिखाया कि हाँ ठीक है, तुम ह्यूमैनिटीज़ ले रही हो, तुम कर लोगे, तुम्हें इच्छा है तो तुम करो। तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली, दे हैव बीन रियली सपोर्टिव। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव है। फिर यहाँ पे जब मैं आई तो टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड करा, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। तो आई थिंक इनके बिना ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो दे ऑल डिज़र्व द क्रेडिट। ओके, आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि मास्टर्स हो गए हैं, बहुत बड़ी डिग्री है? फ़िलहाल तो पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन चल रही है और मुझे है कि हाँ, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो मेरा ड्रीम है। वही पक्का है? हाँ हाँ। और कहीं मतलब डाइवर्ट नहीं होना है? नहीं डाइवर्ट नहीं होना है, वही ओके, करना है। ठीक है। आपने यहाँ कोयलांचल की यूनिवर्सिटी सिस्टम को देखा, एक आम धारणा होती है, वैसे कोयलांचल में भी है, माना जाता है कि टॉप करना बड़ा आसान काम है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल काम नहीं माना जाता है। हाँ, आप एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करो तो उसे बहुत मानते हैं कि ओके इसने बड़ी मेहनत की होगी। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं?
नहीं, मुझे लगता है कि टॉप करना आसान तो नहीं हो सकता, कहीं पे भी कंपटीशन तो है। हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें देखकर लगता था कि अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, क्या पता ये टॉप करेंगे, मैं ना करूं, बट वो कंपटीशन हमेशा रही है। डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का स्केल ब्रॉड रहता है, तो वहाँ ज़्यादा कंपटीशन है, एंड हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए, तो हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डेफिनेटली आपसे ज़्यादा मेहनत मांगता है, बट दैट डजंट मीन कि यूनिवर्सिटी में टॉप करना ईजी। आई थिंक दोनों ही मेहनत वाली चीज़ है और आपको करना पड़ता है मेहनत। ओके, क्योंकि फिलॉसफी से हैं आप, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर या शायद और भी राज्यों में ऐसा है गेस्ट पेपर का चलन, क्योंकि जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं पर्टिकुलरली उस दौरान तो गेस्ट पेपर मतलब पिनाकल पे होता है। आप अगर लास्ट मोमेंट में तैयारी जांचनी हो या लास्ट मोमेंट में ही तैयारी करनी हो तो गेस्ट पेपर ले लिया। विद्या गेस्ट बड़ा चलता है, कुछ और गेस्ट पेपर्स आते हैं। क्या लगता है बुक और विद्या गेस्ट दोनों में से कौन बेस्ट है? जब मैंने यूजी में एडमिशन लिया था तो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने गेस्ट पेपर और बुक्स दोनों पढ़े थे। तो जब मैं पहला पेपर देने गई तो पहले पेपर में तो गेस्ट पेपर से क्वेश्चंस थे, सेकंड पेपर में गेस्ट पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ रखे थे तो मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे। तो उस दिन मुझे लेसन मिला कि नहीं, गेस्ट पेपर अच्छी चीज़ नहीं है। अगर मैं बुक्स पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ बुक्स पर डिपेंड कर सकती हूँ। तो उसके बाद से मैंने कभी गेस्ट पेपर का यूज़ नहीं करा और मैंने बुक्स पे स्ट्रेस आउट ज़्यादा करा है। और मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिलेबस पे फोकस करना चाहिए रादर देन बुक्स। अगर हम सिलेबस को अच्छे से थॉरोली स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें तो हमें नीड भी नहीं पड़ती गेस्ट पेपर की। और सक्सेस के लिए कौन सी चाबी घुमानी पड़ती है, क्या लगता है की ऑफ सक्सेस? मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले हार्ड वर्क, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स थे तो एक चीज़ जिस पे मैंने बहुत फोकस करी दैट वाज आंसर राइटिंग। मैंने बहुत ध्यान दिया आंसर राइटिंग पे, क्योंकि एक ही बुक्स पढ़ते हैं हम सारे, एक ही नोट्स पढ़ते हैं, तो जो डिफरेंस क्रिएट करता है दैट इज़ व्हाट यू राइट इन योर आंसर शीट। तो मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस करे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स टेबल्स पे ध्यान दिया, तो मुझे लगता है वो चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही, आंसर राइटिंग पे ध्यान देना, एंड दैट डेफिनेटली डिड अ पार्ट इन माई सक्सेस। ओके, आपने आंसर राइटिंग की बात की, मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी कैंडिडेट से एक्चुअली बात कर रही हूँ, क्योंकि दर्शक जो देखते हैं आमतौर पर आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, यूपीएससी में आंसर राइटिंग का बड़ा महत्व होता है। एक बात जो यहाँ पर उठती रहती है यूनिवर्सिटीज़ में कि जो टॉपर्स होते हैं वो पेज भरते हैं, लोगों का ऐसा मानना है। पहले तो इस पे बताइए कि क्या ये सही है, वाकई टॉपर्स जो होते हैं वो पेज भरते हैं इसलिए टॉप करते हैं? मैंने कभी आंसर की लेंथ पे फोकस नहीं करा, मैं कभी नहीं गई कि मुझे 7-8 पेजेस लिखने हैं। मैंने मैक्सिमम 5 पेजेस लिखे हैं, बट मैंने मेक श्योर करा है कि जो मेरे आंसर्स जो 5 पेजेस वाले आंसर हैं उनमें टेबल्स हों, उनमें फ्लो चार्ट्स हों, मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैंने उस पर ध्यान दिया। तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी पेज भरने पे फोकस नहीं करा, मैंने तो क्रिस्प आंसर्स लिखे हैं हमेशा। ओके, तो मतलब आंसर राइटिंग एक कला है और पेज भरना जो है मतलब, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है, काफ़ी लोग मानते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बातें आती हैं सामने जब, तो उनका कहना है कि मतलब आपने टॉपिक पढ़ लिया फिर क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया जाए लिखेंगे वही जो हमने पढ़ा है। और बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन की डिमांड पर फोकस करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट थिंग है, किस पे फोकस किया जाना चाहिए? डेफिनेटली क्वेश्चन की डिमांड पे। हम एक्चुअली क्या करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैंने भी शुरुआत में ये गलती करी थी कि हम नोट्स रीड कर लेते हैं, हमें लगता है इससे जो आएगा वो हम लिख देंगे, बट हमें एक बार लिख कर ट्राई करना चाहिए कि अगर ये पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि नोट्स यूजुअली काफ़ी लंबे होते हैं, बुक्स में तो एक ही टॉपिक काफ़ी एलैबोरेटेड होता है। तो आंसर, मैंने जैसे बोला, मैंने आंसर राइटिंग्स पे बहुत मेहनत करी, तो मैंने वो ध्यान दिया है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना ही आंसर दिया जाए रादर देन कॉपीज़ को भरा जाए, क्योंकि उतना मुझे नहीं लगता कोई पढ़ना चाहेगा एक रैंडमली आप इससे लिख दो। तो मैंने हमेशा ऐसा दिखाया है कि वो आंसर में एक डेप्थ होनी चाहिए, वो देख कर लगना चाहिए कि उसे उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पार्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज है। ओके, ज़्यादा पढ़ाई इंटरनेट से हुई या बुक से? डेफिनेटली इंटरनेट से ज़्यादा पढ़ाई हुई। मैंने तो, मेरा जो प्राइम सोर्स था डैट वाज इंटरनेट। बुक्स मैंने हेल्प ली बुक्स की, बट मैं बुक्स पढ़ती थी फिर मैं समरीज जाके इंटरनेट पे ही देखती थी कि वहाँ पे वो लोग क्या सिखा रहे, कहीं मुझसे कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया। तो मैंने डेफिनेटली इंटरनेट की बहुत हेल्प ली है। आजकल एक और कन्फ्लिक्ट आता है कि पर्टिकुलरली हमें फोकस करना है मोबाइल पर, या तो आपको बर्बाद कर सकता है या टॉप पर पहुंचा सकता है, क्योंकि स्टडी मटेरियल्स भी वही हैं और फेसबुक,
ट्विटर, इंस्टा, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऐप भी उसी मोबाइल में हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था? कभी ऐसा नहीं होता था कि गूगल करते वक्त लगा एक बार फेसबुक देख लूँ कि कोई नया लाइक तो नहीं आया है? मैं यूज़ ही नहीं करती फेसबुक। फेसबुक यूज़ मैंने नहीं करती? नहीं, मैं फेसबुक यूज़ नहीं करती। और मैंने मतलब मैं उतनी सोशल नहीं हूँ, तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मोस्टली इनएक्टिव है। मैं ओकेजनली एक्टिव होती हूँ, Okay. फिर मैं इनएक्टिव हो जाती हूँ। तो आई थिंक ये एक अच्छी हैबिट है, तो मैंने कभी चेंज होने का भी ट्राई नहीं करा कि हाँ मैं थोड़ा और एक्टिव हो जाती हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे लगता है ठीक है, डिस्टेंस है तो वो अच्छी है। ओके, तो वैसे तो आप यूज़ नहीं करती, फिर भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मतलब क्या लगता है सोशल मीडिया ध्यान भटकाता है इस एज पर, या एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अभी जो टेक्नोलॉजी है हम उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, इवन मैं भी ओकेजनली एक्टिव होती हूँ, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। मुझे लगता है एज़ लॉन्ग एज़ आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर है कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उसके बाद आप यूज़ करो तो कोई बुराई नहीं है उसमें। एकदम से बंद कर देना फिर तो कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा। तो दैट इज़ ओके अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो तो। मतलब अब मतलब वो वाला समय नहीं रह गया कि यू नीड टू बी इनसाइड अ रूम, आपको रूम के अंदर रहना होगा, वहाँ पढ़ना होगा, सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, मतलब बैलेंस बनाकर भी टॉप कर सकते हैं। डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो रूम वाले, अब तो बहुत सारे टॉपर्स ये बताते हैं कि नहीं इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के बीच में रह के प्रैक्टिस करोगे कि हाँ आपको बीच में भी वो आंसर्स याद आ रहे हैं या नहीं, वो टॉपिक्स याद आ रहे हैं, जितना ज़्यादा आप डिस्कस करोगे, मुझे लगता है ग्रुप डिस्कशंस बहुत हेल्प करते हैं। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। आपका भी यहाँ फ्रेंड सर्कल वैसा डिस्कशन वाला रहा है? हाँ डेफ़िनेटली रहा है। हम एग्ज़ाम से पहले डिस्कस किया करते थे, मैं हेल्प कर दिया करती थी, वो लोग मुझे हेल्प कर दिया करते थे, तो डेफ़िनेटली उस चीज़ ने भी बहुत हेल्प करी है। ओके, फिलॉसफी को लेकर एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसकी नौकरी पक्की हो गई, मेडिकल किया तो नौकरी पक्की हो गई, इस तरीके से लेक्चररशिप को छोड़कर भी क्या कोई और फील्ड वैसा नज़र आता है आपको एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप अभी जस्ट पास आउट हुई हैं, जिसमें फ़िलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए स्कोप है, वहाँ नौकरी की जा सकती है और पैसे कमाए जा सकते हैं? एज़ सच कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो फ़िलासफ़र्स को हायर करता हो, बट फ़िलासफ़ी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। जो मुझे एक प्राइम ये लगता है वो है कि कंटेंट राइटिंग में बहुत हेल्प करती है। अगर आप जब पढ़ते हो तो आप डेफ़िनेटली सीख जाते हो, आपके ओपिनियंस डेवलप होते हैं, तो कंटेंट राइटिंग जैसी चीज़ हो गई। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिटरेचर में कुछ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें। प्लस फ़िलासफ़ी आपको टाइम प्रोवाइड करती है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करके कुछ और भी कर सकते हो, तो दैट इज़। बाकी मुझे तो लेक्चरशिप में इंटरेस्ट था, तो मैंने तो हमेशा फ़िलासफ़ी को साथ लेकर ही चला। ओके, क्योंकि आप टॉपर हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली हमारी ऑडियंस में, वो सुनना चाहेंगे कि आखिर वो क्या करें कि वो भी टॉप करें? डेफ़िनेटली मुझे एक तो लगता है कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि हाँ शुरू से हम, ऐसा नहीं है कि हम क्लासेस में जो सीख रहे हैं, जो आपको लेक्चर्स में, तो वो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप क्लास में भी कुछ जो बताया जा रहा है अगर आप उसे भी ध्यान से सुन लो ना, तो आधी प्रिपरेशन तो वहाँ पे हो जाती है। सेकंड है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो आप अपने नोट्स बनाओ रादर देन दूसरों के नोट्स लेना और उससे पढ़ना। और गेस्ट पेपर से तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगी दूर ही रहो, गेस्ट पेपर पे ट्रस्ट मत करो। और वही है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करोगे आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल रहा है, तो मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि हाँ हमें आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। ओके, आपने बात की क्लासेस की बातें जो हैं दिमाग में रह जाती हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज बंक में विश्वास करते हैं, अगर मौका मिला तो सीधे नई जो फिल्म लगी है वो देखने चले जाएंगे, तो ऐसे में उनको क्या कहेंगी? क्लासेस बंक करते रहो या फिर थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है? नहीं, बीच में अगर आप स्किप कर रहे हो तो दैट इज़ ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या अगर आपको एक्चुअली मास्टर्स में तो सारे सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने तो देखा है, तो मुझे लगता है कि हाँ अगर हमें क्लास में अगर हमने अटेंड कर रहे हैं तो हमें वो पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आखिर प्रोफेसर क्या बता रहे हैं, टीचर्स क्या बता रहे हैं। मुझे लगता है उनके पास जो नॉलेज है ना, फिर वो हमें बुक्स में नहीं मिलती। बुक्स में हमें एक रिटन मिलता है, बट वहाँ से हमें एक कंसेप्ट मिलता है कि हाँ वो क्या बता रहे हैं, हम उस हिसाब से खुद को उस हिसाब से अपने ओपिनियंस को डेवलप कर पाते। तो डेफिनेटली मैंने क्लास में बहुत इंटरेस्ट पे किया है। ओके, थैंक यू ऋचा। थैंक यू सो मच। हर किसी की सक्सेस की अपनी कहानी होती है, लिखावट थोड़ी अलग होती है। हालांकि
नंबर तय करते हैं कि आप टॉप करेंगे या नहीं, लेकिन उन नंबरों को पाने के लिए जर्नी बड़ी कठिन होती है। ऋचा को आपने सुना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऋचा कैसे करती है आपको इंस्पायर। टॉपर टॉक की श्रृंखला में लेकर आएंगे अगली कहानी। तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।